हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई वॉरियर्स। दिस इज करण कुमार शर्मा। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर सेकंड, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर के ऑलरेडी जो है 4 क्लासेज हो रखे हैं। जिन बच्चों ने पहले के क्लासेज को अटेंड नहीं किया है, पहले के क्लासेज को अटेंड कर ले, ताकि ये लेक्चर जो है आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं वो हाई लिखकर अपना अटेंडेंस लगा देंगे, और ये काम जरा फटाफट करेंगे तो हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विराट कोहली। कौन है बउआ? जो भी सही नाम है वो अपना सही नाम रजिस्टर करेंगे। रजनी यादव जुड़े हुए हैं, दीपक कुमार जुड़े हुए हैं, शनि यादव जुड़े हुए हैं, शिवराज जुड़े हुए हैं, ऋचा कुमारी जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया बउआ, बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। जो बच्चे कनेक्टेड नहीं हुए हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। रौनक कुमार जुड़े हुए हैं, रूपा कुमारी जुड़ी हुई है। चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है बउआ, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। कन्हैया कुमार भी जुड़ रहा है, कन्हैया कुमार, रंजेश सिंह जुड़े हुए हैं, शनि यादव जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया बउआ। जो बच्चे अभी तक भी कनेक्टेड नहीं हुए हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी भी कनेक्टेड नहीं हुए हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। शनि यादव कह रहे हैं जय श्री राम बउआ, सभी को जय श्री राम। रेशी कुमारी भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बउआ। अंशु कुमारी भी जुड़ चुकी है, सौरव कुमार जुड़ चुके हैं, शनि यादव, रिया सिंह। बहुत बढ़िया बउआ। चलिए, तो आज के क्लास में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। चांदनी कुमारी भी जुड़ी है। चलिए ठीक है। सर वॉइस और बढ़ा दीजिए। वॉइस में दिक्कत है क्या? वॉइस जहाँ तक हमें दिख रहा है वॉइस तो बिल्कुल ठीक ठाक है बउआ, फिर भी आप बोल रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं। अब बताइए, क्या वॉइस ठीक ठाक है? तो आज का जो टॉपिक होगा, वैसे तो पार्ट ये जो है 5 है और 4 तक क्लासेज हो रखे हैं। तो हम लोग आज जो है पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में, परागकण के बारे में। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, और लघु बीजाणु जनन को काफ़ी बारीकी से समझने के बाद हमें लास्ट में पता चला कि लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का लास्ट रिजल्ट होता है पॉलन ग्रेन यानी परागकण। तो परागकण की संरचना आपने देखा है, आगे चलकर भी हम देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप जो आखिरी में प्रोडक्ट तैयार हुआ, परागकण तैयार हुआ, पॉलन ग्रेन तैयार हुआ, वो पॉलन ग्रेन है क्या, परागकण है क्या, उसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे, उनके संरचना के बारे में समझेंगे, जो भी हो पाए उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है बउआ। नंदिनी सिंह भी जुड़ चुके हैं, सुमन कुमारी भी जुड़ चुकी है। बहुत बढ़िया बउआ। चलिए, जय श्री राम, सबको जय श्री राम बउआ। ठीक है, चलिए तो फटाफट ये वाली जो है सेक्शन तो हम कई बार पढ़ाए हैं, बार बार क्लास जो है बंद हो जा रही थी। आई होप आज क्लास बंद ना हो या नहीं हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, परागकण क्या है, इसकी संरचना का वर्णन करना है। ठीक है, तो आखिरी टाइम में ही हमने इसका डेफिनेशन बता रखा था कि बेसिकली परागकण होता क्या है। तो वैसा लघु बीजाणु कोशिका जिसके ऊपर भित्ति चढ़ जाती है, वैसा लघु बीजाणु कोशिका जिसके ऊपर आवरण चढ़ जाती है, वैसा लघु बीजाणु कोशिका जो अपने जल को त्याग करके शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, उसे हम लोग परागकण कहते हैं। तो यदि अगर आपसे परागकण का डेफिनेशन पूछे तो सिंपल वे में आंसर करना है कि सर जी भित्ति युक्त शुष्क लघु बीजाणु कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है या पॉलन ग्रेन कहा जाता है। भित्ति युक्त आवरण युक्त शुष्क लघु बीजाणु कोशिकाओं को परागकण कहते हैं या पॉलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, परागकण क्या है? एक पौधे का परागकण है क्या? क्या ये नर युग्मक है? नहीं, एक परागकण नर युग्मक नहीं होता है। एक परागकण नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट होती है, ऐसी संरचना जिसके अंदर नर युग्मक व्यवस्थित होता है। परागकण ऐसी संरचना है जिसके अंदर नर युग्मक व्यवस्थित होता है। नर युग्मक जो है परागकण के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है छोटा सा नर युग्मक, और ये नर युग्मक कहां पर व्यवस्थित है? तो परागकण के अंदर में व्यवस्थित है, परागकण के अंदर में व्यवस्थित है। ठीक है, ये नर युग्मक, इसीलिए परागकण को हम लोग नर युग्मकोद्भिद कहते हैं या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो परागकण ऐसी संरचना है जिसके अंदर पौधे का नर युग्मक पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए पौधे का नर युग्मक किस संरचना के अंदर मिलती है, तो परागकण के अंदर मिलती है। परागकण कहां बनता है? तो परागपुट में बनता है। परागपुट यानी कि लघु बीजाणुधानी कहां होता है? तो परागकोश में होता है। इतनी चीजें तो क्लियर वे में आप लोगों को भी समझ में आती है। ठीक है, परागकण काफी सूक्ष्म होता है, काफी छोटा, काफी हल्का, ये धूल के कण के समान दिखाई देती है, और सामान्यतः ये गोलाकार या अंडाकार स्थिति में देखने को मिलेगी। यहां पर आपने बहुत सारे जो है पौधे के परागकण देखे हो। अब सभी परागकण को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप ये पाओगे
कि ज्यादातर परागकण जो है ये गोलाकार स्थिति के हैं या फिर अंडाकार स्थिति के हैं। कुछ ही परागकण आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसकी आकृति त्रिभुजाकार या फिर दूसरी संरचना में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पौधे के जो परागकण होते हैं उसके परागकण या तो गोलाकार स्थिति में होती है या तो अंडाकार स्थिति में होती है। अब जो भी गोलाकार स्थिति की चीजें हो या अंडाकार स्थिति की चीजें हो, इनकी यदि लंबाई मापनी हो, सॉरी इसका आकार मापना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर को मापते हैं, व्यास को मापते हैं। तो ऐसा बोला गया कि इसका व्यास जो है यानी कि ऑलमोस्ट पौधे के परागकणों का जो व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर तक की होती है। यह रेंज बताया गया है। किसी पौधे का परागकण जो है 25 माइक्रोमीटर होगा, किसी पौधे का परागकण 26 माइक्रोमीटर, 27 माइक्रोमीटर, 28 माइक्रोमीटर, 30, 35, 40, 45, यानी कि रेंज है 25 से 50 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर आवृतबीजी पौधे के परागकण। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, एनसीईआरटी ने ये चीज तो लिख दिया कि ज्यादातर पौधे के परागकण का जो साइज होता है उसका व्यास जो होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक की होती है। तो क्या ऐसे भी पौधे हमें देखने को मिलेंगे जिसके परागकणों का रेंज इससे काफी छोटा होगा, जिससे परागकणों का रेंज इससे काफी बड़ा होगा? हाँ, ऐसे भी परागकण देखने को मिलते हैं। एक पौधा है मायोसोटिस नाम का पौधा है जिसे हम फॉरगेट मी नोट प्लांट कहते हैं। मायोसोटिस नाम का पौधा है जिसे हम फॉरगेट मी नोट प्लांट कहते हैं। और इस पौधे में जो परागकण बनता है, आप यहां पर पिक्चर देख लीजिए, ये जो फोटो आप देख रहे हो इस फोटो को कहते हैं, इस फोटो में जो पिक्चर है, इस फोटो में जो फूल के पौधे दिखाए गए हैं उस पौधे को हम लोग कहते हैं फॉरगेट मी नोट या मायोसोटिस नाम का पौधा कहते हैं। और इसके फूलों में बनने वाला जो परागकण है ये दुनिया में अभी तक का ज्ञात सबसे छोटा परागकण का निर्माण करता है, जिसका व्यास जो है 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर तक का होता है, सबसे छोटा। आप देख लो यहां पर क्या रेंज बताया गया, 25 से 50 माइक्रोमीटर। अगर हम 25 भी रखते हैं तो इससे करीबन 10 गुना छोटा इसका साइज होता है। तो सबसे छोटा परागकण कौन बनाता है? मायोसोटिस बनाता है। सबसे बड़ा परागकण कौन बनाता है? सबसे छोटा मायोसोटिस। सबसे बड़ा परागकण कौन बनाता है? मिराबिलिस जलापा बनाता है। सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस जलापा नाम का पौधा बनाता है, जिसे हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसका फूल जो है 4 बजे सुबह में उगता है। यहां पर जो पौधा आप देख रहे हो यह पौधा मिराबिलिस जलापा नाम के पौधे का पुष्प दिखाया जा रहा है वहां पे। और इसमें बनने वाला जो परागकण है अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा परागकण इसके पास बनता है। इस पौधे को हम लोग मिराबिलिस जलापा तो कहते ही है, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। और इसके अलावा गुलाबास के नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है। और इस पौधे के परागकण का जो डायमीटर होता है वो 2 से 250 माइक्रोमीटर तक होता है। 250 माइक्रोमीटर, यहाँ रेंज देखो 50 बोला गया, लेकिन इससे करीबन जो है 5 गुना ज्यादा इसका जो है व्यास है। ठीक है, तो सबसे बड़ा परागकण बनाने का श्रेय जाता है मिराबिलिस जलापा को। ये बात तो समझ में आ गई। सबसे छोटा परागकण बनाएगा मायोसोटिस, सबसे बड़ा परागकण बनाएगा मिराबिलिस जलापा। क्या कोई पौधा ऐसा भी है जो सबसे लंबा परागकण का निर्माण करता है? बिल्कुल है। सबसे लंबा परागकण बनाने वाला जो पौधा है वो जोस्टेरा नाम का पौधा है, जो कि एक समुद्री घास है, जलोद्भिद पौधा है, जल में उगने वाला पौधा है। यहाँ पर आप एक पौधा देख रहे होंगे और इसमें आप देख रहे होंगे काफी जो है जटिली टाइप का या जटेदार टाइप का जो है फूल लग रहा है। ठीक है, इसके फूल में बनने वाला जो परागकण होता है वो फीते जैसी लंबी होती है। ऐसे फीते जैसी क्या मिलेगी? लंबी लंबी मिलेगी, धागे जैसी लंबी लंबी मिलेगी। और उसकी लंबाई करीबन जो है 2500 माइक्रोमीटर तक का होता है। तो सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस, सबसे बड़ा परागकण जो है मिराबिलिस जलापा, और सबसे लंबा परागकण जोस्टेरा नाम के पौधे में बनते हैं। और ये 3 जो है ये जनरल नॉलेज में भी आपसे पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए वो। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन रहे तो आप लोग क्वेश्चन जो है जरूर कमेंट बॉक्स में डाला करिए, हम क्वेश्चन रिसीव करेंगे और अगर दिक्कत रही तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर चीजें समझ में आ गई, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि भित्ति युक्त जो शुष्क लघु बीजाणु कोशिका होगा उसे परागकण कहेंगे। परागकण जो होता है एक पौधे का नर युग्म कोदबिद होता है। नर युग्म कोदबिद क्यों? क्योंकि परागकण के अंदर नर युग्मक पाया जाता है। परागकण काफी सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, हल्का होता है, धूल के कण के समान दिखाई देता है। और किसी भी फूल के पुंकेसर को जैसे ही टच करते हैं हमारे हाथों में पाउडर लग जाता है, और वो पाउडर जो है परागकण होता है बेसिकली। ठीक है, सामान्यतः जो परागकण है वो या तो गोलाकार या तो अंडाकार स्थिति में देखने को मिलता है। सामान्यतः परागकण का व्यास जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर
अब यहाँ पर हमने माइक्रोमीटर लिखा, माइक्रोमीटर कुछ इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। माइक्रोमीटर तक का होता है। सबसे छोटा परागकण बनता है किसमें, मायोसोटिस नाम का पौधा में, जिसे फॉरगेट मी नॉट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसका व्यास 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस जलापा में बनता है, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, गुलाबास के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो डायमीटर होती है करीबन 250 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। और सबसे लंबा परागकण का निर्माण जो है जोस्टेना नाम के पौधे में होता है, जो कि एक समुद्री घास है, जलोद्भिद पौधा है, और इसके लंबाई, इसके परागकण की लंबाई करीबन जो है 2500 माइक्रोमीटर तक होती है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? मधु यदुवंशी जुड़ चुके हैं, शानू प्रजापति जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया होगा। प्रिंस कुमार, दीपक कुमार, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं बच्चे। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब हम परागकण के इंट्रोडक्शन को हमने समझा, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और समझते हैं। अलग अलग पौधे का यदि आप परागकण देखते हो तो उसके रंग अलग होते हैं, उसकी आकृति अलग होती है, उसकी बनावट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो काफी विविधता आपको परागकणों में देखने को मिलेगा। कभी भी दो जाति के पौधे के परागकण सिमिलर नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते। अलग अलग जाति, अलग अलग पुष्पीय पौधे के जो परागकण होते हैं, उनके रंग में, उनके आकार में, उनकी आकृति में आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। जस्ट लाइक यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो परागकणों के रंग में, आकृति में, आकार में और इनके बनावट में काफी भिन्नता देखने को मिलता है। जैसा कि आप इधर पिक्चर में देख रहे हो, देखो किसी पौधे का परागकण ऐसा है, किसी पौधे का परागकण ऐसा है, काफी आपको अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अब पौधे हमेशा जब भी नर युग्मक बनता है, चाहे वो पौधे में बने या जंतु में बने, नर युग्मक जब भी बनते हैं तो भारी भरकम मात्रा में बनते हैं, ठीक है। प्रति माह अंडाणु का निर्माण, यदि मनुष्य की बात करते हैं तो प्रति माह अंडाणु का निर्माण सिर्फ एक होता है, और वहीं प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जंतु हो या पौधे हो, अगर नर युग्मक बनाने की बात हो और नर युग्मक जिस संरचना में हो, परागकण बनाने की बात हो, तो हमेशा नर युग्मक क्या है, भारी भरकम मात्रा में बनते हैं। शुक्राणु भी करोड़ों की संख्या में बनते हैं, अरबों की संख्या में बनते हैं, और वहीं परागकण भी करोड़ों और अरबों की संख्या में बनाते हैं, ठीक है, पौधों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पादपों में जो परागकण है, इसका निर्माण क्या होता है, भारी भरकम मात्रा में होता है। इतनी भारी भरकम मात्रा में कि जब हवा चलती है ना, और एक साथ जब परागकण उड़ते हैं, तो एकदम कह सकते हो कि पूरा जो हवा है उसमें ऐसा लगेगा धूल का कण बिखेर दिए गए हैं। आगे चलकर हम और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम परागकणों का डीप अध्ययन कर रहे हैं, हम परागकणों के बारे में समझ रहे हैं, परागकणों की संरचना कैसी है, इसका साइज क्या है, इसका आकार क्या है, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो परागकणों का विशेषता अध्ययन करना क्या कहलाएगा, पैलिनोलॉजी कहलाएगा। परागकणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पैलिनोलॉजी कहलाता है। ये शब्द आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। परागकणों की आंतरिक संरचना यदि हम देखते हैं, परागकण की यदि अंदर की संरचना को देखते हैं, इसको काटेंगे, कोई भी परागकण लेकर यदि हम इसे काटें तो इसकी आंतरिक संरचना में हमें सुस्पष्ट दो परत देखने को मिलेगा, बाह्यचोल और क्या मिलेगा, अंतःचोल। तो एक परागकण जो होता है, सामान्यतः परागकण के ऊपर आपको दो आवरण देखने को मिलते हैं, दो सुरक्षात्मक आवरण देखने को मिलते हैं, जो परागकण को काटने पर आपको सुस्पष्ट दिखाई देंगे। जो बाहर होगा उसे हम बाह्यचोल कहेंगे या एक्साइन कहेंगे, जो अंदर होगा उसे हम अंतःचोल कहेंगे या फिर इंटाइन कहेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में, बाह्यचोल के बारे में। देखिए, यहाँ पर हम सिंपल वे में पिक्चर बना देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, चलो अंदर की ओर जो है, यहाँ पर हम जो है एक परागकण का अंदर की कोशिका बना दे रहे हैं। ये एक बड़ी कोशिका है, इस बड़ी कोशिका के अंदर में एक छोटी सी कोशिका है। फिर इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक परत इसके बाहर आपको देखने को मिलेगा, एक मोटी परत इसके बाहर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से एक परत आपको देखने को मिल रहा है, और इससे भी मोटी परत आपको इसके बाहर देखने को मिलेगा, इससे भी मोटी परत आपको इसके बाहर देखने को मिलेगा, और जो कि कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। चलिए, जो कि कुछ इस तरीके का ऐसे ऐसे करके होंगे, ठीक है, इस तरीके से बाहर से ढक रहे हैं। तो ये आपने क्या देखा कि परागकण के अंदर दो कोशिकाएं हैं, परागकण के अंदर दो कोशिकाएं हैं, और दोनों कोशिका को एक सतत रूप से कवर ढक रही है और एक असतत रूप से कवर ढक रही है। इस तरीके से दो कवर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बाहर में जो है इसे हम बाह्यचोल कह रहे हैं, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, बाह्यचोल कह रहे हैं, या फिर इसे हम एक्साइन कह रहे हैं। बाह्यचोल या फिर क्या कहेंगे, एक्साइन। और जो अंदर में ये गुलाबी कलर का हमने दिखाया है, इसे हम लोग अंतःचोल कहेंगे, अंतःचोल कहेंगे, या फिर इसे इंटाइन कहेंगे, अंतःचोल कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे।
मधु यदुवंशी एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है और इंटाइन पैक्टोसेलोस का। बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने क्या बोला कि अगर किसी परागकण का आप अध्ययन करते हो, परागकण को काटते हो, तो आपको सुस्पष्ट दो परतें देखने को मिलेगी। एक सबसे बाहर होगा बाह्यचोल और फिर अंदर होगा अंतःचोल। बाह्यचोल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बाह्यचोल क्या होता है, देखिए बउआ, जो बाह्यचोल है यह एक जो है यानी बाह्यचोल एक परागकण की सबसे बाहरी परत होती है, कठोर परत होती है और असतत परत होती है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। और इसका डिस्कशन हम परागकण के निर्माण के दौरान ही कर चुके हैं, बस यहाँ पर फॉर्मली एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चीजों को समझा रहे हैं। ये बाहर में जो हमने पीले रंग का दिखाया है, ठीक है, ये जो उड्डा कावर आपको संरचना देखने को मिल रही है, ये बाह्यचोल है। और ये जो है एकदम कठोर होता है, इतना ज्यादा कठोर और इतना ज्यादा प्रतिरोधी कि करोड़ों वर्षों तक, अरबों वर्षों तक किसी जगह पर जो है बिना अपनी संरचना को बदले रह सकता है, ठीक है। तो यह एक परागकण की, बाह्यचोल एक परागकण की सबसे बाहरी परत होती है, कठोर परत होती है और असतत परत होती है। असतत का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि ये देखो, ये परत थोड़ा सा है फिर बीच में एब्सेंट है। देखो इस जगह पर आपको खाली जगह देखने को मिल रहा है, इस जगह पर आपको खाली जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहीं पर मोटी है, कहीं पर पतली है और कहीं पर अनुपस्थित है, ठीक है। ये समान रूप से चारों तरफ से ढका नहीं है, कहीं पर ये काफी मोटी है, कहीं पर पतली है और किसी जगह पर यह अनुपस्थित भी देखने को मिल रहा है। जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है ना, उस जगह को हम लोग जो है, उस जगह को हम लोग पराग छिद्र बोलते हैं या जनन छिद्र बोलते हैं। उस जगह को पराग छिद्र बोलेंगे या फिर जनन छिद्र बोलेंगे। पराग छिद्र या फिर क्या कहेंगे, जनन छिद्र, या फिर इसे पोलन पोर कहा जाता है या जर्म पोर कहते हैं। पोलन पोर या फिर क्या कहेंगे, जर्म पोर कहेंगे। बउआ क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है, क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है, कहीं से कोई दिक्कत भी है? शनि यादव कह रहे हैं सर डेटा खत्म हो गया। ये तो आपकी समस्या है बउआ, डेटा को बचा के रखना क्लास तक, क्योंकि आपको पता था क्लास जो है कंटिन्यूअस होने वाली है। रंजेश सिंह, चांदनी कुमारी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए परागकण का जो बाहरी परत है यानी कि जो बाह्यचोल है, ये स्पोरोपोलिन का बना होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको एकदम पता होना ही चाहिए कि परागकण की बाहरी परत जो है, परागकण की बाह्यचोल जो है किस रसायन की बनी होती है, स्पोरोपोलिन नाम के रसायन की बनी होती है। और ये जो स्पोरोपोलिन है ना, ये छोटा मोटा रसायन नहीं है, इसके पास सुपर पावर है। ऐसा रसायन है कि इसको डाइजेस्ट करने वाला आज तक एंजाइम ही प्राप्त नहीं हुआ। स्पोरोपोलिन को खत्म किया जा सके, स्पोरोपोलिन को नष्ट किया जा सके, स्पोरोपोलिन को बर्बाद किया जा सके, ऐसा कोई भी रसायन अभी तक वैज्ञानिकों को ज्ञात नहीं हुआ है। और यही वजह है कि स्पोरोपोलिन से बनी हुई ये जो बाह्य परत है खराब नहीं होती है और परागकण जो है लाखों हजारों करोड़ों वर्षों तक जो है सुरक्षित पड़े रहते हैं। इसका सरावन ये परागकण के पास आया कहां से, तो देखो जब परागकण का निर्माण हो रहा था तो वहां पर एक परत थी टैपिटम, ठीक है, वहां पर एक परत थी टैपिटम। आपको पता है टैपिटम एक परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। परागकोश में यह वृद्धिशील परागकणों को पोषण देने का काम करता है और यही टैपिटम ने परागकण निर्माण के दौरान बनाया किसको, स्पोरोपोलिन को बनाया और स्पोरोपोलिन को भेजा किसके पास, परागकण के पास, ताकि परागकण के बाह्यचोल का निर्माण हो सके, ठीक है। तो टैपिटम के द्वारा स्पोरोपोलिन का स्रावन हुआ था। स्पोरोपोलिन उच्च तापमान में रख दीजिए, इस रसायन को कुछ नहीं होगा। आप जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में रख दीजिए, सुदृढ़ अम्ल में रख दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। सुदृढ़ क्षार में रख दीजिए या बेस में रख दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस में रख दीजिए, कुछ नहीं होगा, इस केमिकल को आसानी से झेल सकता है। तो स्पोरोपोलिन जो है या इसका स्रावन टैपिटम के द्वारा किया जाता है। और स्पोरोपोलिन ऐसा रसायन है जो उच्च तापमान को भी झेल सकता है, सुदृढ़ अम्लों को भी झेल सकता है और सुदृढ़ क्षारों को भी आसानी से झेल सकता है, ठीक है। यानी किसी भी परिस्थिति में यह खराब नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलिन को क्या कर सके, पाचन कर सके, स्पोरोपोलिन को नष्ट कर सके, स्पोरोपोलिन को बर्बाद कर सके, ठीक है। और यही वजह है कि स्पोरोपोलिन जो है कभी खराब नहीं होता, यानी परागकण की बाहरी परत जो है कभी खराब नहीं होती और परागकण की बाहरी परत खराब नहीं होती है। इसी वजह से परागकण भी सुरक्षित रहता है, हजारों करोड़ों वर्षों तक क्या रहता है, ये सुरक्षित पड़े रहते हैं, ठीक है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यही कारण है, मतलब स्पोरोपोलिन के पास जो सुपर पावर है उसकी वजह से परागकण हजारों वर्षों तक जीवाश्म की तरह कहीं पर भी संरक्षित रह सकते हैं। परागकण के जिस स्थान पर स्पोरोपोलिन की परत अनुपस्थित रहती है उस स्थान को पराग छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, पोलन पोर कहते हैं या फिर जर्म पोर कहते हैं। अभी हमने बताया था ना कि ये असतत परत होती है, तो जगह जगह पर आपको क्या है, ये जो जगह देखने को मिल रहा है यहां पर अनुपस्थित है,
ठीक है, इस जगह पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित है, और भी जो है यहाँ पर काफी कम है, यहाँ पर अनुपस्थित है। तो जिस जिस जगह पर परागकण अनुपस्थित होगा वहां एक छिद्र का निर्माण होगा, और उस छिद्र को हम पराग छिद्र बोलेंगे या फिर जनन छिद्र बोलेंगे। ठीक है, तो क्या इस तरीके से परागकण की जो बाह्य चोल थी, एक्साइन थी, बाहरी परत थी, क्या इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गई? क्या इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गई? सुपर पावर का नाम क्या है बउआ? सुपर पावर का नाम है स्पोरोपोलिन। चलिए, क्या इतनी बातें क्लियर वे में समझ में आ गई? क्या किनको कोई कमेंट पूछना था क्या? देख लेते हैं बउआ, फिर से पूछ लीजिए ना, ऊपर चला गया। सर एक क्वेश्चन था, शानू प्रजापति बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन था, बोलिए बउआ क्या क्वेश्चन था? शानू प्रताप प्रजापति कह रहे हैं कि कोई एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था जरा फटाक से आप लिखेंगे और तेजी में लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बाह्य चोल को समझने के बाद हम लोग समझेंगे किसको? अंतःचोल को, अंदर वाली परत को। ठीक है, फिर से यहाँ पर परागकण का पिक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परागकण का अंदर की कोशिका बनाएंगे। अंदर की हमने बड़ी कोशिका बनाया, आगुनित होता है। फिर हमने छोटी कोशिका बनाया, ये भी क्या होता है? आगुनित होता है। फिर हम परागकण का क्या करेंगे, हम लोग सतत परत का निर्माण करेंगे। परागकण के अंतःचोल को बनाएंगे। अंतःचोल को बनाने के बाद हम लोग जो है परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करेंगे। इस तरीके से हमने बाह्य चोल का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने बाह्य चोल का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। बातें क्लियर है? ठीक है, बाह्य चोल के बारे में समझ गए, अब अंतःचोल के बारे में समझेंगे। ठीक है, बाह्य चोल कौन सा है, ये चीजें पता है ना बउआ? तो ये है बाह्य चोल, ये कौन है? बाह्य चोल है। और ये अंदर वाला जो है ये क्या है? अंतःचोल है। ये अंतःचोल है। ठीक है, इसे हम लोग एक्साइन कहेंगे और इसे हम लोग इंटाइन कहेंगे। अब हम लोग इंटाइन के बारे में समझेंगे, अंतःचोल के बारे में समझेंगे। अंतःचोल क्या है? यह परागकण की आंतरिक परत है। दो ही को तो परत होता है, एक को बाहर और एक को कहाँ? अंदर। ठीक है, तो बाहर परत जो है वो बाह्यचोल, अंदर वाले को अंतःचोल कह रहे हैं। यह परत बाह्यचोल की अपेक्षा पतली होती है और सतत होती है। देखिए, अगर हम तुलना करें बाह्यचोल और अंतःचोल के बीच में, तो बाह्यचोल तो ऊढ़र खाबर है, लेकिन अंदर वाली जो परत है वो समान रूप से घेर के रखी है। यानी अंतःचोल जो होता है ये पतला भी होता है बाह्यचोल से, और ये सतत भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, ये परत एक विशेष रसायन से बनी होती है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज नाम के रसायन से बनी होती है। इसमें पेक्टिन और सेलुलोज दोनों देखने को मिलता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन को हम पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। ठीक है, यानी इंटाइन जो है पेक्टोसेलुलोज नाम के केमिकल से बना होता है। और ये आया कहां से? परागकण के बाद आपने पढ़ा, स्पोरोपोलिन जो आया था टैपिटम ने दिया था वो वरदान। ठीक है, टैपिटम ने स्पोरोपोलिन के रूप में अमरता का वरदान जो है परागकण को दिया था, स्पोरोपोलिन का सरावन करके। यहां पर ये पेक्टोसेलुलोज कहां से आया? ये स्वयं अंदर की जो कोशिका है ना, जो लघु बीजाणु कोशिका है, वो लघु बीजाणु कोशिका स्वयं क्या करती है? परागकण स्वयं जो है पेक्टोसेलुलोज का सरावन करती है। तो ध्यान रखिएगा, जो अंदर वाली परत जो है ये कोशिका खुद ने बनाया है, लेकिन बाहर वाली परत ने टैपिटम ने बनाया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? 60%, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि लगभग 60% जो पुष्पीय पौधे होते हैं, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, उसके परागकण जो है उसका स्फुटन दो कोशिकीय अवस्था में होता है। कितना अवस्था में? दो कोशिकीय अवस्था में होता है। हमने क्या बोला? यहां पर जो पिक्चर आप देख रहे हो इसमें कितनी कोशिका आपको देखने को मिल रही है? आई थिंक इसमें आपको दो ही कोशिका देखने को मिल रही है। एक बड़ी कोशिका जिसे वर्धी कोशिका कह रहे हो, एक छोटी कोशिका जिसे आप लोग क्या कह रहे हो? जनन कोशिका कह रहे हो। ठीक है, तो यहां पर दो कोशिका देखने को मिल रहा है। 60% जो आवृत बीजी पौधे होंगे ना, उसमें इस स्थिति में परागकण रिलीज होंगे। लेकिन बाकी के जो 40% पौधे बचे, बाकी के जो 40% पौधे बचे, उसमें स्थिति क्या होगी जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, एक बड़ी कोशिका होगी और दो छोटी कोशिका होगी, जो कि बड़ी कोशिका के कोशिका द्रव में तैरती रहेगी। फिर आपको एज यूजुअल जैसे आपने परतों को बनाया है, या आपको अंतः परत देखने को मिलेगा, ये अंतः परत देखने को मिलेगा, और इसके बाहर में आपको क्या देखने को मिलेगा? बाह्य परत देखने को मिलेगी। इस तरीके से बाह्य चोल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो? ये दो कोशिकीय परागकण है और ये तीन कोशिकीय परागकण है। 60% आवृत बीजी पौधे में इस स्थिति में परागकण रिलीज होते हैं। वही यदि हम बात करें बचा 40% स्थिति में, तो 40% जो आवृत बीजी पौधा होगा उसमें परागकण रिलीज इस स्थिति में होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो पिक्चर है ये दो कोशिकीय परागकण है। ठीक है, और यहां पर जो पिक्चर है ये क्या है? तीन कोशिकीय परागकण है। तीन कोशिकीय परागकण है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई क्या?
3 कोशिकीय परागकण है। अब देखो 2 कोशिकीय परागकण होगा ना तो स्थिति क्या होगी, इसमें आपको एक की संख्या में कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका और एक की संख्या में जनन कोशिका देखने को मिलेगा। एक बड़ा वाला वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका, छोटा वाला जो होगा वो जनन कोशिका होगा। क्या बातें क्लियर है? बड़ा वाला कायिक कोशिका और छोटा वाला क्या होगा, जनन कोशिका। तो अगर 2 कोशिकीय स्थिति में परागकण रिलीज होते हैं पौधे से तो उसमें आपको एक जनन कोशिका और एक वर्धी कोशिका मिलेगा। लेकिन अगर 40% जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, 3 कोशिकीय अवस्था में परागकण रिलीज होते हैं, जिसमें एक बड़ी वाली कोशिका और 2 क्या मिलेगा, छोटी वाली कोशिका। एक बड़ी वाली कोशिका और 2 क्या मिलेगा, छोटी वाली कोशिका। बड़ी वाली कोशिका को क्या बोल लेंगे, तो बड़ी वाली कोशिका को हम लोग वर्धी कोशिका बोलेंगे या कायिक कोशिका बोलेंगे, वर्धी कोशिका या फिर क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका बोलेंगे। और ये जो छोटा वाला कोशिका है ना, ये दोनों क्या है, जनन कोशिका है। तो ये स्थिति आपको एकदम याद रखनी है बउआ कि 2 कोशिकीय स्थिति का जो परागकण होगा उसमें 2 कोशिका होगी, एक वर्धी और एक जनन। 3 कोशिकीय स्थिति का जो परागकण होगा उसमें 3 कोशिका होगी, एक वर्धी और 2 जनन कोशिका होगी। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े। 4 लघु बीजाणु, सब क्लियर है? रंजेश सिंह क्या पूछ रहे हैं आप? वेजिटेटिव सेल, ओके बउआ। सर बताइए ना, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कितने लघु बीजाणु बनते हैं? तो एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु और 4 परागकणों का निर्माण होता है। क्या आंसर मिल गया? शानु प्रजापति, एक लघु बीजाणु कोशिका से एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु या फिर 4 परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चे, तो आंसर पहले से कर ही रहे थे, आपको आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल गया था। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि परागकण क्या होता है, परागकण की विशेषता क्या होती है, परागकण की संरचना कैसी होती है, बाह्यचोल क्या होता है और अंतःचोल क्या होता है। और इस तरीके से हमने ये भी देखा कि 60% जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें परागकण जो है 2 कोशिकीय स्थिति में रिलीज होता है, जिसमें एक कायिक कोशिका और एक जो है जनन कोशिका। और जो 40% आवृतबीजी पौधे बचे, पुष्पीय पौधे बचे, उसमें आपको जो है 3 कोशिकीय स्थिति देखने को मिलता है, जिसमें एक वर्धी कोशिका और 2 जनन कोशिका होती है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, परागकण के गुण लिखना है और परागकण के उपयोग बतानी है। परागकण का गुण के बारे में चर्चा करनी है, परागकण के उपयोग के बारे में चर्चा करनी है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया परागकण का गुण बताइए और परागकण का उपयोग बताइए। जब वैज्ञानिकों ने परागकण के अंदर जो कायिक कोशिका है बेसिकली, ठीक है, उसके जीव द्रव्य का, उसके जो है कोशिका द्रव्य का अध्ययन किया तो पता चला कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व है। पहले तो आप ये बता दीजिए, क्या परागकण जो बनाया गया है और परागकण के अंदर जो वर्धी कोशिका डाला गया है उसका काम क्या है? क्या कोई बता सकते हैं? परागकण के अंदर जो वर्धी कोशिका बनाया गया उसका काम क्या है? चलिए, एक का काम तो समझ में आता है कि निषेचन में भाग लेगा, जनन में भाग लेगा, लेकिन जो बड़ी वाली कोशिका होती है परागकण के अंदर उसका काम क्या होता है? कोई बता सकते हैं क्या? लघु बीजाणु, मधु यदुवंशी कह रहे हैं कि जनरेटिव सेल यानी लघु बीजाणु कोशिका को पोषण देना काम होता है। बहुत बढ़िया आंसर किया बउआ आपने। ठीक है, देखो यहाँ पर बउआ चीजें समझना, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये बड़ी कोशिका जो वर्धी कोशिका है इसके अंदर बहुत सारा भोजन इकट्ठा होता है। इसके अंदर बहुत सारा क्या इकट्ठा होता है? भोजन इकट्ठा होता है, पोषक तत्व इकट्ठा होता है। क्यों इकट्ठा किया गया कि एक पौधे से जब परागकण बाहर निकल जाएगा तो जनन में भाग लेने वाली ये जो छोटी कोशिका है इसको जीवित रखा जाए, और जब परागकण हवा में उड़ रहा होगा, जल में तैर रहा होगा, किसी कीट के शरीर से चिपका होगा, तो उस दौरान इस छोटी कोशिका को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, और वो तब तक भोजन किससे ग्रहण करेगा? ये वर्धी कोशिका यानी बड़ी वाली कोशिका से। तो वर्धी कोशिका का पहला काम ये हो जाता है कि जो जनन कोशिका है इसको भोजन देते रहना, पोषण देते रहना, ताकि इनकी जो कह सकते हो निषेचन की क्षमता खत्म ना हो। ठीक है, अब यही जो बड़का कोशिका है ना, इसके कोशिका द्रव को जब अध्ययन किया गया पता चला इसमें बहुत सारा पोषक तत्व है। इसमें बहुत सारा क्या है? पोषक तत्व है, और इस पोषक तत्व का इस्तेमाल जो है मनुष्यों के लिए हो सकता है। तो देखिए गुण क्या है,
एक परागकण का गुण क्या है? एक परागकण का गुण है कि परागकण के अंदर एक परागकण का गुण है कि परागकण के अंदर जो कोशिका द्रव होती है, उस कोशिका द्रव में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है। कोशिका द्रव में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? पोषक तत्व पाया जाता है। तो परागकणों का जो कोशिका द्रव होता है, ये पोषक तत्वों से क्या रहते हैं? भरपूर होते हैं। ठीक है, अब जब पोषक तत्वों से भरपूर है और मनुष्य को भी पोषक तत्व की जरूरत है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है लेकिन उसके बाद भी शरीर में आयरन की कमी है, खाना खा रहा है, विटामिन की कमी है, मिनरल की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? वो अलग से विटामिन, मल्टीविटामिन का टैबलेट या फिर सिरप लेना शुरू करते हैं, कंप्लीमेंट्री फूड लेना शुरू करते हैं। और पोलन ग्रेन जो है कंप्लीमेंट्री फूड हो सकता है, एक आहार संपूरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला? परागकणों का जो कोशिका द्रव है, यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसका प्रयोग आहार संपूरक कंप्लीमेंट्री फूड के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, वैसा व्यक्ति जिसका शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी है, वो परागकणों से बने हुए जो टैबलेट्स है, परागकणों के बने हुए जो सिरप से, परागकणों के बने हुए जो मिल्क शेक होते हैं, उसका उपयोग करके अपने शरीर में जो कमियां हैं, जो विटामिन और मिनरल्स की कमी है, उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है परागकणों का प्रयोग या परागकणों से बने प्रोडक्ट का प्रयोग आहार संपूरक के रूप में किया जा सकता है। आजकल ऐसा देखा गया है, काफी धड़ल्ले से परागकण का उपयोग करके पराग गोलियां बनाई जा रही है, पोलन टैब बनाए जा रहे हैं, परागकण से बना हुआ टैबलेट बनाया जा रहा है। ठीक है, पराग सिरप बनाया जा रहा है, जिसे पोलन सिरप कहते हैं। ठीक है, पराग सिरप का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, पराग सिरप बनाया जा रहा है, जो बाजार में आसानी से अवेलेबल है। और इसका प्रयोग ज्यादातर कौन से लोग करते हैं? खिलाड़ी करते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं ना, या जो जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको शरीर में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ज्यादा विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, वैसे लोगों को आमतौर पर परागकणों से बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। और वैसा घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा होता है, वो अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। तो वैसा घोड़ा जो रेस में दौड़ाए जाते हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिम करने वाले व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सको, आपकी कार्य क्षमता बढ़ सके, इसके लिए आप परागकणों से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो टैबलेट हो, सिरप हो, कैप्सूल हो या मिल्क शेक वगैरह हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परागकणों से बना हुआ जो टैबलेट्स है, यहाँ पर देखो एनसीईआरटी का पिक्चर दिया गया है, ये पोलन टैब है। ठीक है, ये परागकणों से बना हुआ टैबलेट्स है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर जो है घोड़ों को, खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है, या धावक, रेस में दौड़ने वाले घोड़ों के लिए किया जाता है, ताकि उसकी कार्य क्षमता में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। क्या बात समझ में आ गई? हमने गुण क्या बताया कि जो परागकण होते हैं, इसके कोशिका द्रव में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, और चूंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, तो हम परागकणों से बना हुआ जो प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल आहार संपूरक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, आजकल परागकण से बना हुआ पराग टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, पराग सिरप मार्केट में अवेलेबल है, और भी तमाम जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। क्रीम वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, मिल्क शेक वगैरह भी अवेलेबल, बच्चों के लिए ड्रॉप, मल्टीविटामिन का ड्रॉप अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में मिल रहे हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग जो है खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है, या फिर रेस में दौड़ने वाले घोड़े के द्वारा किया जाता है, या फिर वैसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कमजोर है वो लोग करते हैं, या फिर वैसा व्यक्ति जिसके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी है वो लोग करते हैं, या फिर जो चाहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा क्षमता शरीर में रहे, ज्यादा ताकत के साथ काम कर सके, ज्यादा क्षमता के साथ दिन भर ऊर्जावान रहे, वैसे लोग भी पोलन ग्रेन से बने हुए पोलन टैब, पोलन सिरप, पोलन कैप्सूल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये चीजें क्लियर वे में समझ में आ गई? क्या ये टॉपिक क्लियर वे में समझ में आ गई, या कहीं से कोई दिक्कत भी है? क्या ये टॉपिक क्लियर वे में समझ में आ गई? शानु प्रजापति बोल रहे हैं जी सर समझ में आ गई। पूनम कुमारी कह रहे हैं जी सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बउआ। ठीक है, चांदनी कुमारी कह रहे हैं जी सर समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं बउआ। ऊपर कौन सीएम कर रहे थे? मल्टीविटामिन का दवाई बनाया जाता है, बहुत बढ़िया बउआ। शन्नी यादव, मन लगा के पढ़ रहे हो आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परागकण का गुण समझ लिए, परागकण का उपयोग भी समझ लिए, फायदा समझ लिए, अब हमको नुकसान समझना है। ठीक है, परागकण का क्या नुकसान भी है? फायदा जब है तो क्या नुकसान भी है? हाँ बउआ, अगर फायदा होता है तो नुकसान भी होते हैं। ठीक है, जिस जगह पर फायदा छिपा होता है वहां नुकसान भी छिपे होते हैं, बस देखने की जरूरत है, नजरिया चेंज करने की जरूरत है। देखिए अभी हमने समझा कि परागकण को यदि फैक्ट्री में प्रोसेस करके उससे पोलन टैब, पोलन सिरप बनाया जाए तो वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। कुछ पौधे के परागकण ऐसे होते हैं ना बउआ, कुछ पौधे के परागकण, सभी पौधे नहीं कह सकते, कुछ पौधे के परागकण ऐसे होते हैं जो काफी एलर्जेटिक होते हैं, प्रत्युर्जता को उत्पन्न
उत्पन्न करते हैं, जिससे शरीर में एलर्जी के लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आंख से पानी का बहना, आंख का लाल हो जाना, शरीर पे खुजली का होना, सांस लेने में कठिनाई होना, दमा होना, घास बुखार, हे फीवर जैसी स्थितियां उत्पन्न होना, ये सारे कंडीशन परागकण से उत्पन्न एलर्जी के द्वारा देखने को मिल जाते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, परागकणों के हानि को लिखिए। ठीक है, परागकण के क्या लिखने हैं, हानि बतानी है। तो हम बुलेट फॉर्म में 1 2 3 करके हमने हानि को समझाने का प्रयास किया है। देखिए परागकण की हानियां क्या है। सबसे पहला चीज, ये फॉर्मल लाइन है, पहला चीज, कुछ परागकण जो है मनुष्यों में क्या करते हैं, एलर्जी। एलर्जी को हिंदी में प्रत्युर्जता कहा जाता है, और ये चीज आपको, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। सामान्यतः हम लोग जो है इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी टर्म हमें पता ही नहीं होता, और एग्जाम में जब एग्जाम देने जाते हैं और वहां पर क्वेश्चन या टेस्ट देने जाते हैं, वहां पर क्वेश्चन हिंदी शब्दों के द्वारा पूछ लिया जाए तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हिंदी और इंग्लिश, जहां पर भी हम इंग्लिश का हिंदी या हिंदी का इंग्लिश बता रहे हैं, वो शब्द इंपॉर्टेंट है, वो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी काम हम फालतू नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमने क्या बोला, कुछ पौधे के परागकण ऐसे होते हैं जो मनुष्यों में एलर्जी यानी प्रत्युर्जता को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रत्युर्जता के लक्षण में क्या देखने को मिलेगा, छींक आना, खांसी होना, आंखों में जलन होना, आंखों का लाल हो जाना, आंखों से पानी आना, नाक बहना इत्यादि समस्या देखने को मिलती है परागकण के कारण। आप देखो इधर देखने को मिल रहा है, एक पौधा है छोटा सा, 2-3 को फूल लगा हुआ है, हवा चली और यहाँ पर पूरा जो है धूल का बादल बन गया है वातावरण में। ठीक है, ये जो छोटा छोटा आप देख रहे हो, आपको तो लगेगा कि धूल कहीं से उड़ के आ रहा है, नहीं ये धूल नहीं है, बेसिकली ये क्या है, एक साथ रिलीज हुए, एक साथ मोचित हुए परागकण है, जो अगर सांस के द्वारा आप अंदर लेते हो, श्वसन संबंधी बीमारियां जो है उत्पन्न हो सकती है, एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, दमा उत्पन्न हो सकती है, श्वास नली में सूजन उत्पन्न हो सकती है, बहुत सारी कंडीशन जो है क्रिएट हो सकता है बउआ। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि कुछ पौधे के परागकण जो है मनुष्यों में एलर्जी यानी प्रत्युर्जता उत्पन्न करते हैं। परागकणों से छींक, खांसी, आंखों में जलन, नाक बहना इत्यादि समस्या उत्पन्न हो सकती है। अधिक परागकण के एक्सपोजर में यदि आप जाते हो, आपके आसपास जो है जंगल है और लगातार आप परागकण का एक्सपोजर कर रहे हो, परागकण सांस के द्वारा ले रहे हो, तो हो सकता है आपको दमा हो जाए, या फिर वैसा व्यक्ति जिसे पहले से दमा है, दमा ध्यान रखिएगा 80% केसेज में, 90% केसेज में दमा जो है एलर्जी के कारण होता है। ठीक है, और परागकण से एलर्जी होता है। अगर व्यक्ति को पहले से दमा है और वो परागकण के एक्सपोजर में आ जाए तो उसको अचानक जो है दमा की स्थिति उत्पन्न होगी, खांसते खांसते व्यक्ति की डेथ हो सकती है, उसकी समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो अधिक परागकण होने पर दमा के रोगियों की समस्या क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। कई लोगों में हे फीवर भी देखने को मिलता है। हे फीवर ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी ऐसा हुआ कि हम लोग फील्ड में खेलने के लिए गए और शाम होते होते जब वापस लौटे तो हल्का हल्का सुस्ती महसूस हो रहा है, हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। ठीक है, और हमने मम्मी को जाकर बताया, मम्मी ने बोला कि ठीक है, जाकर आप आराम कर लो और सुबह तक ठीक हो जाएगा, और ऐसा होता भी है कि सुबह तक ठीक भी हो जाता है। ठीक है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो परागकण से परागकण से आया हुआ जो बीमारी है, घास बुखार है, ठीक है, उसको हरा देता है और हम जो है ठीक हो जाते हैं, सुबह होते होते तक ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी हमने बताया जो कि आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ, हल्का हल्का बुखार आना, हल्का हल्का नाक का बहना, ठीक है, सर में दर्द होना, और फिर क्या हुआ, हमने रेस्ट किया और वो ठीक हो गया। तो वो बीमारी कौन सा था, वो हे फीवर था, घास बुखार जिसे बोलते हैं, इसे घास बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसके कारण होते हैं, एलर्जी के कारण होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि घास बुखार का मुख्य कारण क्या है, परागकणों से प्रत्युर्जता का उत्पन्न होना, परागकणों से एलर्जी का उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, हे फीवर होता है। हवा में अधिक मात्रा में परागकण होने से वायु प्रदूषण जैसी समस्या भी हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हवा में धूल कण मिक्स हो रहा है, हवा में परागकण मिक्स हो रहा है, तो हवा गंदी हो रही है और वायु प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे अधिक प्रत्युर्जता कौन उत्पन्न करते हैं, तो सबसे अधिक एलर्जी उत्पन्न करने वाले, सबसे अधिक बीमारी उत्पन्न करने वाले जो पौधे के परागकण हैं वो है दूब घास, खरपतवार और गाजर घास। दूब भी तो सब लोग देखे हो, दूब घास सब लोग देखे हो। खरपतवार वैसे पौधे को कहा जाता है जो अनवांटेड है, किसी भी जगह पर बेवजह खुद ब खुद उग जाता है और हमारे फसलों के पोषण को खींच लेता है। अब जाहिर सी बात है, किसी खेत में हमने मकई बोया है या गेहूं बोया है या धान बोया है, ठीक है, तो मिट्टी का जो भी पोषक तत्व है वो हमारे फसल को मिलने चाहिए। लेकिन उसी खेतों में यदि कोई दूसरा जो है पौधा खुद ब खुद उग जाता है तो मिट्टी से वो भी तो पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, और जिस खेत में सिर्फ हमने गेहूं बोया था उसमें यदि घास फूस, दूब घास वगैरह हो जाता है तो मिट्टी से हमारे फसल पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, और उसके अलावा हाँ, दूब घास भी पोषक तत्व ग्रहण करेगा और हमारे फसल को पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो है हमारा फसल कुपोषित होगा। जो कह सकते हो कि जो
अनाज का जो उत्पादन है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दूब घास जब होता है या फिर कोई दूसरा अनवांटेड प्लांट हमारे बोए गए खेतों में होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, हटाते रहते हैं, बार बार हटाते रहते हैं, ताकि मिट्टी का सारा पोषण जो है हमारे फसल को मिल सके। कोई अनवांटेड प्लांट, कोई बेवजह उगने वाला पौधा मिट्टी के पोषक तत्वों को ग्रहण ना करे और हमारा पौधा स्वस्थ हो और हमारा पौधा जो है स्वस्थ तरीके से वृद्धि करे, ज्यादा से ज्यादा अनाज दे। देखिए, तो वैसे पौधे को हम खरपतवार कहते हैं, ध्यान रखना। अनवांटेड प्लांट जो बेवजह हमारे खेतों में उग जाते हैं खरपतवार कहलाता है। एक है गाजर घास, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। दूब घास, खरपतवार और गाजर घास के जो परागकण होते हैं ये सबसे ज्यादा एलर्जी को उत्पन्न करते हैं, प्रत्युर्जता को उत्पन्न करते हैं। क्या बात है, क्लियर है। दूब घास का फोटो बिल्कुल दिखाएंगे बउआ, वेट करिए अभी, ठीक है। दूब घास फॉरेन प्लांट है, बहुत बढ़िया, इसे गाजर घास भी कहते हैं, ठीक है बउआ, ठीक है। चलिए, गाजर घास के बारे में बेसिकली फोटो देखना है तो हम दिखाएंगे आपको। चलिए, किसका फोटो बोल रहे थे आप लोग दिखाने के लिए? गाजर घास का ही ना, पार्थेनियम, पंडित सिलू, बिल्कुल बुआ, पार्थेनियम ही है, ये गाजर घास का दूसरा नाम है। चलिए आगे देखेंगे, आगे और भी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। हमने क्या क्या किन किन मुद्दों पे बात किया, हानि क्या है। सबसे पहले हमने देखा एलर्जी उत्पन्न करता है, फिर हमने देखा एलर्जी के दौरान क्या कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है, आंखों में जलन आना, खांसी होना, छींक आना, नाक बहना, शरीर के ऊपर जो है लाल लाल जो है धब्बे होना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अधिक परागकण रहा, दमा के रोगी जो है उनकी डेथ भी हो सकती है, हे फीवर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। हवा में अधिक मात्रा में परागकण हुआ, वायु प्रदूषण हो सकता है, और सबसे अधिक प्रतिरोधकता यानी एलर्जी उत्पन्न करते हैं दूब घास, खरपतवार और गाजर घास। ये हानि है, परागकणों की हानि है, ये नुकसान हमने बात की। तो पहले हमने फायदा को समझा, बहुत सारा पोषक तत्व है। नुकसान हमने समझा, शरीर ये हमें सर ये हमें बीमार भी कर सकता है। क्या चीजें क्लियर है, क्या चीजें क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां पर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है गाजर घास, दूब घास आपने देखा है, खरपतवार भी लगभग आप जो है चीजों को समझ पा ही रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कौन सा, गाजर घास होने वाला है, ठीक है। ये देखो बउआ, अचानक से हवा के द्वारा परागकण आया और व्यक्ति जो है छींकना शुरू कर दिया, खांसना शुरू कर दिया, ये जो है पॉलन ग्रेन्स के से द्वारा उत्पन्न एलर्जी के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सर जी ये गाजर घास क्या है, ये गाजर घास क्या होता है, या फिर कैरेट ग्रास क्या होता है। कैरेट ग्रास के बारे में समझेंगे, गाजर घास के बारे में समझेंगे। इधर पिक्चर नजर आ रहा होगा आप लोगों को बउआ, साइड में जो ये पिक्चर आप देख रहे हो ये गाजर घास का पिक्चर है, और सभी बच्चे ने इस पौधे को जरूर से जरूर देखा होगा, ठीक है, सभी पौधे ने। चलिए गाजर घास का भी फोटो दिखा दिया ना बउआ। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं ये गाजर घास, इसके बारे में स्पेशली एनसीईआरटी ने 2-3-4 लाइन लिखा है, तो यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बउआ, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे या फिर जब आप मॉडल क्वेश्चन बनाओगे तो आप जरूर से देखोगे किसी न किसी सेट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर होने वाला है, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन आपके सामने गाजर घास क्या है, इसके बारे में संक्षेप में वर्णन करनी है। गाजर घास के बारे में अभी हमने चर्चा किया। सर जी गाजर घास जो है एक हानिकारक खरपतवार है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होता है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? गाजर घास का वैज्ञानिक नाम है। तो गाजर घास का जैव वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। गाजर घास का जैव वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होता है। क्या ये नाम याद रहेगा आप लोगों को? हाँ, चटक चांदनी भी कहते हैं, कांग्रेस घास भी कहते हैं। बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। देखिए, अब क्या है कि ये भारत का पौधा नहीं है, ये विदेशी पौधा है, बेसिकली अमेरिका से आया है, ठीक है। अब देखो हुआ एक्चुअली में क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, करीबन जो है 47 के आसपास आज़ाद जब हुआ था, तो उसके 2-3-4-5 साल के अंदर ही क्या है हमारे देश में भारी अकाल पड़ गया था, भारी भोजन की कमी पड़ गई थी और हमें बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत पड़ गई थी। तो 1950s के आसपास ऐसा देखने को मिला कि जो सरकार थी उस समय की, वो बाहर से अनाज मंगवा रहे थे, अमेरिका से भी कर्ज के रूप में अनाज मंगाया जा रहा था, जापान से भी मंगाया। तो अमेरिका से जो गेहूं मंगाया गया था ना, उस गेहूं में पार्थेनियम के, गाजर घास के बीज देखने को मिले। और पहले ऐसा होता था कि जो बीज हम लोग खाते थे उसी बीज को बोते थे, तो उस गेहूं को बोया गया जो हमने अमेरिका से लाया था। या फिर ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है छटाई करते हैं तो उस समय जो गंदगी होता है अनाज में उसको हम बाहर निकालते हैं और फिर फेंक देते हैं किसी जगह पर, उससे भी पौधा उग जाता है, ठीक है। तो पार्थेनियम का जो बीज है वो बाहर से आ गया था। पार्थेनियम का बीज जो है हम लोग खाते नहीं है, तो हमने उसको क्या किया, अलग करके फेंक दिया खेतों में या फिर कहीं पर भी फेंक दिया, और हमने देखा पौधा हो गया। और क्या हुआ कि जब पौधा हुआ तो पौधा हुआ, फिर पौधा सूखा, ठीक है, या फिर हमने काट के उसको कहीं पे फेंक दिया। फिर पक्षियां जो होती है वो क्या करते हैं, घोंसला बनाने के लिए उसके तिनकों को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह ऐसे फैलता चला गया, ठीक है। इसके बीज हो गए, इसके टहनियां हो गए, एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। और आज के डेट में ये जो पार्थेनियम है, गाजर घास है, या फिर जिसे चटक चांदनी या फिर आप जो है कांग्रेस घास कह रहे हो, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में आया था तो कांग्रेस घास कह रहे हो, ये पूरे देश में क्या हो चुका है, फैल चुका है। इंडिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जहां पर आपको पार्थेनियम अभी के टाइम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो गाजर
गाजर घास है एक हानिकारक खरपतवार होता है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होता है। इसे भारत में कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। देखो तो कांग्रेस घास तो बोलते ही है, इसके अलावा इसे चटक चांदनी भी कहा जाता है और इसे पार्थेनियम के नाम से भी जानते हैं। पार्थेनियम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब देखो कांग्रेस के टाइम में आया था तो कांग्रेस घास कह रहे हैं। ठीक है, इसमें सफेद सफेद जो है चांदनी की तरह जो है फूल होते हैं, तो चटक चांदनी, और चूंकि इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है इसलिए शॉर्ट में हम इसको पार्थेनियम नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, तो ये था गाजर घास के बारे में। अब देखिए यह पौधा जो है गाजर घास बहुत तेजी से फैलने वाला पौधा है जो हमारे खेतों में, सड़कों के किनारों पर और खाली जगह पर क्या होता है, अपने आप उग जाते हैं। हम इसके बीज बोने नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कि ये जो गाजर घास है एक विदेशी पौधा है। ठीक है, विदेशी आक्रामक खरपतवार है। आक्रामक का मतलब क्या, इतना तेजी से फैलता है कि आप एक तरफ से किसी को खत्म करते जाओगे दूसरी तरफ पर ये फैलता चला जाएगा। जस्ट लाइक क्या है, ये कह सकते हो कि ऑफसेट के द्वारा जो जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी जैसे जो है पूरे जल में जो है काफी तेजी से फैलता है, ये जो है पूरे सतह पर स्थल में काफी तेजी से आक्रामक तरीके से फैलने वाला ये खरपतवार है। तो गाजर घास एक विदेशी आक्रामक खरपतवार है जो भारत में तेजी से क्या हो गया, फैल गया और आज के डेट में सब जगह देखने को मिलता है। इसका पौधा छोटा होता है और इसमें क्या होता है, सफेद छोटे फूल लगते हैं जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। यह पौधा जो है फसलों की वृद्धि को रोकता है। अगर हमारे खेतों में हो गया तो फसल की वृद्धि को रोकेगा, कृषि उत्पादन को क्या कर देगा, कम कर देगा, अनाज कम उगेंगे। ठीक है, इसके संपर्क में मनुष्य यदि आता है, एलर्जी हो जाता है, त्वचा से संबंधी रोग हो जाता है, श्वसन से संबंधी रोग, दमा जैसी समस्या उत्पन्न होती है। पशुओं के लिए भी हानिकारक है। ऐसा पौधा है कि गाय घोड़ा बकरी भी इसको जो है चढ़ना पसंद नहीं करता है क्योंकि स्मेल इतना खराब आता है, इसका टेस्ट इतना खराब होता है कि जो मवेशी हैं वो भी इसको पसंद नहीं करते हैं। और अगर गलती से खा लिए तो क्या होता है, मवेशी का जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ठीक है, तो पशुओं के लिए भी यह हानिकारक है क्योंकि इसे खाने से क्या होता है, स्वास्थ्य की से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यह था गाजर घास के बारे में, गाजर घास से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी हमने देखा। क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत भी है? क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत भी है? क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत भी है? आई होप दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हर एक लाइन को हम समझा समझा के पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत यहां भी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत आपको टेस्ट में भी नहीं होनी चाहिए और एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। नो सर, प्रजापति कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, प्रेषी कुमारी कोई दिक्कत नहीं है, सुमन कुमारी, चांदनी कुमारी, सौरभ कुमार, पंडित शिलू, बहुत बढ़िया बुआ। चलिए ठीक है, इसी तरीके से ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। आगे फॉरवर्ड आउट होते हैं। देखिए अगर आप नज़दीक से देखना चाहते हैं पार्थेनियम को तो ये वाला देख लीजिए तस्वीर। ठीक है, सब लोगों ने देखा है पार्थेनियम, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया और कोई जो है अजीब बातें हम कह रहे हैं। इस पौधे को सब कोई देखा। ये है पार्थेनियम, गाजर घास, चटक चांदनी और सबसे अधिक एलर्जी उत्पन्न करने वाला पौधा है ये। सौरभ कुमार नहीं भैया, चलिए ठीक है। पार्थेनियम का सीड का कलर, बउआ सीड का कलर हम अभी कैसे दिखाए, उसको तो नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपने कहा है तो अगले क्लास में हम उसका डाउनलोड करके रखेंगे सीड का कलर। ठीक है, फिर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। परागकण की जीवन क्षमता से आप क्या समझते हो? परागकण की जीवन क्षमता, जीवन क्षमता का क्या मतलब हुआ? जीवन उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग जीवन क्षमता कहेंगे। ठीक है, अब परागकण की जीवन क्षमता पूछा जा रहा है जिसको हम पोलन वियाबिलिटी कह रहे हैं। तो देखो बउआ, यहाँ पर फूल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको फूल दिखाई दे रहा है। आपको अच्छे से पता है कि फूल के जो पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर का जो परागकोश होता है, इसमें परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जब परागकोश बन जाते हैं, जब परागकण बन जाते हैं तब क्या घटना देखने को मिलती है? ये घटना है कि परागकोश फटता है, परागकण बाहर निकलते हैं और ये कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुँचाए जाते हैं। तो ये कहाँ पहुँचेंगे? वर्तिकाग्र पर। और इस प्रक्रिया को हम लोग परागन कहते हैं। ये चीज़ आप पहले से जानते हो कि यहाँ पर जो घटना घटी इसको हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। परागन या पॉलिनेशन, पॉलिनेशन युग्मक स्थानांतरण की एक विधि है जो कि आपको पौधों में देखने को मिलती है। चीजें क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने ये बताया कि सर जी यहाँ पुंकेसर है, पुंकेसर में परागकण बना, परागकण जन बन गया तो परागकोश फटा और परागकण निकले और कहाँ पहुंचे? वर्तिकाग्र पर घटना कहलाई परागन। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर होता यह है कि जब परागकण पहुंच जाता है वर्तिकाग्र पर तो जो परागकण है उसमें अंकुरन होता है। परागकण में क्या होता है? अंकुरन होता है। पराग नलिका का इसमें निर्माण होता है और जो पराग नलिका है वो धीरे धीरे करके पहुंचते हैं कहाँ पर? बीजांड में पहुंचते हैं और अपने साथ नर युग्मक को भी लेकर जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमको बताती है, अगर कोई पौधा है उसका परागकण बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद वो वर्तिकाग्र पर भी चला गया, लेकिन वर्तिकाग्र पर जाने के बाद परागकण अंकुरित नहीं हो रहा है,
पराग नलिका नहीं बन रही है, नर युग्मक जो है पराग नलिका के द्वारा बीजांड तक नहीं पहुंच रहा है, तो क्या ये निषेचन में भाग लेगा? आप लोग बताओ। अगर कोई परागकण जो है उसमें अंकुरन नहीं हुआ और बिना अंकुरन नहीं हुआ तो क्या उसके नर युग्मक निषेचन में भाग लेंगे? यस या नो करके आंसर करिए आप लोग। क्या उसके नर युग्मक जो है वो निषेचन में भाग लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, अब निषेचन में भाग ही नहीं लेंगे, निषेचन होगा नहीं तो युग्मनज नहीं बनेगा, नए जीवन की शुरुआत नहीं होगी, मतलब वो ऐसा परागकण होगा जिसमें नया जीवन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी। ठीक है, एक परागकण में जब तक अंकुरन की क्षमता है, एक परागकण में जब तक निषेचन की क्षमता है, हम कहेंगे कि परागकण की जीवन क्षमता बरकरार है, नए जीवन को उत्पन्न करने की क्षमता बरकरार है। लेकिन जैसे ही एक परागकण का अंकुरन की क्षमता चली जाती है, निषेचन की क्षमता चली जाती है, परागकण मर चुका होता है और परागकण से नए जीवन की शुरुआत नहीं होती है, यानी परागकण की जीवन क्षमता खत्म हो जाती है। आई होप बातों को समझ गए होंगे। यहां पर जो परागकण पहुंचा है उसकी जीवन क्षमता बरकरार है। क्यों? क्योंकि इसमें पराग नलिका भी बनी और पराग नलिका के द्वारा जो जनन कोशिका था, जो जनन केंद्रक था, वो बीजांड तक पहुंचा भी, निषेचन भी होगा और आगे की प्रक्रियाएं भी चलेगी और नए जीवन की शुरुआत भी यहां पर होगा। ठीक है, लेकिन अगर पराग नलिका नहीं बनती, मतलब वो परागकण डेड हो चुका है, वो आगे जीवन की शुरुआत नहीं कर पाएगा, उसकी जीवन क्षमता, जीवन उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जितने समय तक, जितने समय अवधि तक, जितने ड्यूरेशन तक एक परागकण में नए जीवन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, एक परागकण में जितने समय तक निषेचन की क्षमता होती है, एक परागकण में जितने समय तक अंकुरन की क्षमता होती है, उस समय अवधि को हम एक परागकण का जीवन क्षमता या पोलन वियाबिलिटी कहते हैं। जब तक एक पोलन वियाबल है, जब तक एक परागकण में जीवन की क्षमता बरकरार है, अगली पीढ़ी को जन्म दे पाएगा, अगली पीढ़ी का निर्माण कर पाएगा, अगली पीढ़ी के निर्माण में भागीदारी दे पाएगा। लेकिन अगर जैसे ही क्षमता खत्म हो गई, जीवन उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो गई, नए जीवन के उत्पत्ति में वो अपनी भागीदारी नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्या ये चीजें क्लियर वे में समझ में आ गई? चलिए चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, परागकण की जीवन क्षमता से आप क्या समझते हैं? परागकणों के निषेचन की क्षमता के समय अवधि को, यानी एक परागकण में जितने समय अवधि तक निषेचन की क्षमता रहती है, इसी समय अवधि को ही हम परागकण की जीवन क्षमता कहते हैं। परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग जाति के पौधे के परागकणों में क्या होती है? अलग होती है, यानी भिन्न होती है। ठीक है, हमें भिन्न भिन्न होती है। बात क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि अलग अलग पौधे का यदि परागकण लेते हो तो उसकी जो जीवन क्षमता है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ पौधे के परागकण ऐसे होंगे जिसमें 30 मिनट तक ही जीवन क्षमता रहेगा। 30 मिनट के अंदर यदि वो पहुंच गए वर्तिकाग्र तक, अंकुरित भी होंगे, निषेचन भी करेगा और नए जीवन की उत्पत्ति में भागीदारी भी देगा। लेकिन 30 मिनट से ज्यादा लेट हो गया तो ना अंकुरन होगा और ना ही निषेचन कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? कुछ पौधे के परागकण ऐसे भी होते हैं जिसके परागकण महीनों तक जीवन क्षमता को बरकरार रखते हैं। 2 महीना 2.5 महीना के बाद भी यदि वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो भी जाकर वो निषेचन में भाग ले पाएंगे। और कुछ पौधे का परागकण ऐसा होता है जिसमें 2 से 3 घंटा तक ही जीवन क्षमता बरकरार रहती है। जैसे बातों को समझते हैं, देखिए जैसे धान और गेहूं, ये इंपॉर्टेंट है बउआ, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इग्नोर मत करिएगा। धान और गेहूं की जो परागकण है इसकी जीवन क्षमता अधिकतम 30 मिनट की होती है। धान और गेहूं के परागकण की जीवन क्षमता 30 मिनट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 30 मिनट के अंदर धान के परागकण यदि वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, गेहूं के परागकण यदि वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, परागनलिका भी बनेगी, परागकण में अंकुरन भी होगा और नए जीवन का शुरुआत भी होगा, निषेचन भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन 30 मिनट से लेट हुआ तो वह परागकण रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो परागकण में जो है कह सकते हो निषेचन की क्षमता ही नहीं रहेगी, परागनलिका नहीं बनाएगा और वो परागकण कोई काम का नहीं होगा। तो धान एवं गेहूं के परागकण की जो जीवन क्षमता है 30 मिनट होती है। लेगुमिनेसी, जो भी पौधे दलहन पौधे होते हैं, जैसे मटर हो गया, मटर के अलावा चना हो गया, जो भी दलहनी पौधे होते हैं उसको एक फैमिली के अंदर रखा गया, लेग्यूमिनेसी। जो आलू और आलू जैसे लक्षण रखने वाले जो भी पौधे होते हैं उसे सोलेनेसी कुल के अंदर रखा गया। गुलाब और गुलाब जैसे लक्षण रखने वाले जो भी पौधे होते हैं उसको रोजेसी कुल के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा हो या सोलेनेसी कुल का पौधा हो या रोजेसी कुल का पौधा हो, इनके पौधे का जो परागकण है इसकी जीवन क्षमता कई महीनों तक बरकरार रहती है। 2 महीना 2.5 महीना और लगभग 3 महीना तक भी अगर जो है परागकण इधर उधर ढनकते हुए पहुंच गए वर्तिकाग्र पर तो नए जीवन की शुरुआत कर पाएंगे ये। ठीक है, वही सूर्यमुखी की कुल की यदि हम बात करें तो इसके परागकण की जीवन क्षमता अधिकतम 3 घंटे होती है। 3 घंटे के अंदर यदि वर्तिकाग्र पर पहुंचा है तो परागनलिका भी बनेगी, निषेचन भी होगा, नए जीवन की शुरुआत भी होगी। अगर 3 घंटे से लेट हो गया तो परागकण कोई काम का नहीं होगा। क्या ये टॉपिक समझ में आ गई? सौरभ कुमार, कोशिश करिएगा कि लिमिट जो है आप अपना क्रॉस ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। नंदिनी सिंह कह रहे चीज़ें समझ में आ गई या यहाँ तक कोई दिक्कत भी है?
समझ में आ गई है? यहाँ तक में कोई दिक्कत भी है? क्लियर है? चलिए ठीक है बउआ। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पराग बैंक क्या होता है? पराग बैंक यानी पोलन बैंक क्या चीज़ है? ठीक है, तो आपने कभी ऐसा नाम सुना नहीं होगा कि पोलन बैंक जैसा भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, तो ये पोलन बैंक क्या चीज़ होता है? पराग बैंक कहते हैं। सो देखो बउआ, वह संस्था, ऐसी कोई संस्था है जो आपके पैसे को जमा रखती है, आपके पैसे को इकट्ठा रखती है, आपके पैसे को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम लोग वाणिज्य बैंक कहते हैं या कमर्शियल बैंक कहते हैं। जहाँ पर आप अपना पैसा जमा करने जाते हो, जहाँ से पैसा निकालने जाते हो, वो जगह, जो संस्थान जो है वो करती क्या है? आपके पैसे को जमा करती है, वाणिज्य बैंक कहलाता है। ऐसा कोई संस्थान जो बीजों को इकट्ठा रखे, उसको संरक्षण दे, उसे सुरक्षित रखे, उसे बीज बैंक कहेंगे। और ऐसी कोई संस्थान जो परागकणों को, अलग अलग पौधे के परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती है, अलग अलग पौधे के परागकणों को इकट्ठा रखती है, वैसे संस्था को हम लोग पराग बैंक कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि परागकणों को हम लोग सुरक्षित क्यों रखेंगे, परागकणों को हम लोग जमा क्यों रखेंगे, क्या वजह है? ठीक है, तो देखिए बउआ, हम लोग संकर बीज का प्रयोग करते हैं, ये चीज तो पता होगा आप लोगों को। हम लोग संकर बीज का प्रयोग करते हैं। मिथुन मेहता कह रहे हैं सर कितने दिन की छुट्टी है? ऑफलाइन क्लास में बउआ छुट्टी जो है आपका 18 तारीख तक है, 19 से क्लास आपका चालू है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है कि किस लिए परागकणों को अगर इकट्ठा, जैसे पैसा को इकट्ठा हम इसलिए रख देते हैं कि घर में चोरी होने की संभावना है। ठीक है, तो हम जो है बैंकों में जाकर रख देते हैं, वो हमारे पैसे को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो परागकण को क्यों इकट्ठा रखा जाता है, क्या वजह है? तो हम आज के डेट में क्या करते हैं? संकर बीजों का प्रयोग करते हैं। संकर बीज का निर्माण किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग सेंटर में। ठीक है, पादप प्रजनन विधि के द्वारा खुद से, स्वयं से परागण करा करा के, परागकणों से स्वयं से परागण करा करके, अपने इच्छित परागकणों का सेलेक्ट करके वैज्ञानिक अपने इच्छित परागकणों से पौधे में परागण करा करा कर संकर बीजों का निर्माण करते हैं, यानी पादप प्रजनन कराते हैं। और पादप प्रजनन के उद्देश्य से ही हम परागकणों को क्या करते हैं? इकट्ठा रखते हैं। और वैसी कोई संस्थान जो परागकणों को पादप प्रजनन के उद्देश्य से इकट्ठा रखे, और भी बहुत सारे काम होते हैं, परागकणों का अध्ययन करना, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम किसी प्रजाति को बचाना हो। ठीक है, कोई ऐसा पौधा है जो कि नष्ट होने के कगार पे है और हम उसके परागकणों को इकट्ठा करके रखे हुए, तो हम उस परागकण से नष्ट हुए पौधे जो विलुप्त हो गए इस धरती से, उस पौधे का भी विकास करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी हम लोग जो है इकट्ठा रखते हैं, संरक्षण के लिए भी इकट्ठा रखते हैं। ठीक है, 19 को किस चीज का एग्जाम? 19 को कोई एग्जाम नहीं है वो, 19 से पढ़ाई शुरू है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने क्या बोला, पराग नली, पराग बैंक क्या होता है? ठीक है, तो वह संस्था, वह स्थान या वह संस्था या वह प्रयोगशाला जहां परागकणों को एकत्रित करके बहुत कम तापमान, जैसे द्रवित नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, उस संस्था को, उस स्थान को, उस प्रयोगशाला को पराग बैंक या पोलन बैंक कहा जाता है। ठीक है, इन सुरक्षित परागकणों का उपयोग बाद में पौधे के संकरण के लिए या फिर रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए या फसल सुधार कार्यक्रमों में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात को समझना है, हमने तो ये समझ में आया। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा कि सर जी, अगर धान के पौधे को हमको सुरक्षित रखना है पराग बैंकों में और वर्षों तक सुरक्षित रखना है, तो हम कैसे रख पाएंगे? क्योंकि धान का पौधे का परागकण तो 30 मिनट में ही अपनी जीवन क्षमता को खो देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर वैसे परागकण को रख के भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए बउआ, द्रवित नाइट्रोजन जो होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें यदि हम किसी भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस को रखते हैं तो वो कभी भी खराब नहीं होता। ठीक है, अगर हम शुक्राणु, आपने कभी देखा होगा कृत्रिम गर्भाधान के लिए आप जब वेटनरी डॉक्टर को बुलाते हैं, अगर आप मवेशी पालते हो तो कृत्रिम गर्भाधान कराते ही होंगे, आप डॉक्टर को, वेटनरी डॉक्टर को बुलाते हो, अपने पास थर्मस रखता है, जब वो थर्मस को ओपन करता है, ठीक है, आप देखते हो धुआं निकल रहा होता है, वो धुआं नहीं है, बेसिकली वो लिक्विड नाइट्रोजन बाहर निकल रहा होता है, और अंदर अगर आप हाथ डाल के देखोगे तो तापमान काफी कम मिलेगा। अंदर अगर आप पानी डाल दिए तो पानी तुरंत बर्फ बन जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप उस जो थर्मस है उससे आप उस चीज को निकालते हुए देखोगे, अब देखोगे उससे जो है एक ट्यूब निकाला जाएगा, उस ट्यूब के एक सिरे पर वीड़े जमा होता है, उसी वीड़े को आपके मवेशी में ट्रांसफर किया जाता है, शुक्राणु को ट्रांसफर किया जाता है ताकि आपका मवेशी पर प्रेग्नेंट हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि
क्यों लिक्विड नाइट्रोजन में क्यों डाला गया? तो नॉर्मल जो शुक्राणु की लाइफ स्पैन होती है वो 12 से 36 घंटा होता है, ठीक है? उसके बाद शुक्राणु कोई काम का नहीं होता, लेकिन वेटनरी डॉक्टर को उस शुक्राणु को लंबे समय तक बचा के रखना होता है, तो उस बीड़ी को इकट्ठा किस में रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में, जिससे उनकी जीवन क्षमता जो है बढ़ जाती है, लंबे समय तक वो अपनी जीवन क्षमता को बरकरार रखते हैं। उसी तरह से परागकणों को भी देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग पौधे का परागकण को क्या किया गया, इस छोटे छोटे डब्बे में इकट्ठा किया गया, ठीक है? इकट्ठा करने के बाद इस पर लेबल चढ़ा गया कि कौन से पौधे का परागकण इसके अंदर जमा है, और इसको कहां रख दिया जाएगा? इस फ्रीजर के अंदर। इस फ्रीजर के अंदर क्या डाला हुआ है? तो लिक्विड नाइट्रोजन डाला हुआ है, ठीक है? जिसका तापमान कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस। कोई भी परागकण को अंदर अंदर अगर डाल दिया जाए तो वो अपनी जीवन क्षमता को बरकरार रखेंगे, वो खराब नहीं होंगे, और इस विधि को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। निम्न तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन में किसी भी जैविक पदार्थ को संरक्षित करना कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। जैसे देखिए, वह तकनीक, वह टेक्नोलॉजी जिसमें जीवित कोशिकाओं या फिर उत्तक या बीजों या परागकणों को अत्यंत कम तापमान कितना, -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित नाइट्रोजन में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। इस कम तापमान पर कोई कोशिकाओं की सभी चयापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली में क्या है कि जैसे ही परागकण को हम डाल देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, परागकण की जो उपापचयी क्रिया होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, वो मंद हो जाता है। परागकण की जो जनन कोशिका होती है, वो उनकी जो उपापचयी क्रिया है वो धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कम भोजन की खपत करते हैं, उनको कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और परागकण के अंदर जो जमा भोजन है वो लंबे समय तक चलता है और लंबे समय तक जीवित रहते हैं हमारे परागकण, ठीक है? इसके अलावा शुक्राणु भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। देखिए, तो हमने क्या बोला, इस कम तापमान पर कोशिका हो जाए या फिर परागकण हो जाए या उत्तक हो जाए या कोई अंग हो जाए, उनकी चयापचयी क्रियाएं क्या हो जाती है? लगभग रुक सी जाती है, जिससे वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं या फिर सुरक्षित रहते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है बउआ, एक तो पराग बैंक क्या है, ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन यहां से है कि क्रायो प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हो? क्रायो प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हो? अब ये अलग बात है, हमने क्वेश्चन नहीं बनाया, इसी में हमने ऐड कर दिया है। क्या चीजें क्लियर है इतनी? क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? चलिए, आई होप क्लियर है। आज के टाइम में हो क्या रहा है बउआ? आज के टाइम में क्या हो रहा है कि क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रयोग जो है बृहद मात्रा में किया जा रहा है, बृहद रूप से किया जा रहा है। किस चीज में? तो परागकण को परागकण को सुरक्षित रखने के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन विधि का तो प्रयोग करते ही है, शुक्राणु को बचाने के लिए करते ही है। आज के समय में नया ट्रेंड चला है कि डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। आप देखो यहाँ पर, आप देख रहे हो ये प्रयोगशाला, देखो यहाँ पर जो धुआं उड़ रहा है ना, ये किसका है? लिक्विड नाइट्रोजन का धुआं है, लिक्विड नाइट्रोजन का धुआं है, और इसका टेम्परेचर कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस। देखो प्रयोगशाला में क्या है, ये बड़े बड़े से जो है टैंकर लगाए गए हैं, ठीक है? ये टैंकर दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन को भर देते हैं और इसके अंदर डेड बॉडी को डालने का प्रचलन आज के डेट में चला हुआ है। तो वैसे अमीर व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है, और इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर अगर साइंटिस्ट ऐसा कोई तकनीक ढूंढ ले कि मुर्दे को भी जिंदा किया जा सके, तो उसके लिए डेड बॉडी को संरक्षित रखना जरूरी होता है। तो डेड बॉडी को इसके अंदर क्या करते हैं? डाल देते हैं, और उसको तब तक संरक्षित रखे जा रहे हैं जब तक साइंटिस्ट जो है पुनर्जीवित करने की जो है टेक्नोलॉजी को उत्पन्न ना कर ले। इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, हॉलीवुड मूवी वगैरह में तो आप देखते ही रहते हो कि क्या है, कैप्सूल जैसा संरचना बना हुआ है, इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डाला हुआ है और डेड बॉडी को डाल दिया गया। क्यों डाला गया है? इसलिए ताकि भविष्य में यदि साइंटिस्ट जो है डेड बॉडी को पुनर्जीवित कर सके, ऐसी तकनीक को यदि निकाल लेते हैं, तो जो अमीर व्यक्ति जो मरा है, उस अमीर व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता है। और इसके लिए भारी भरकम फीस लिया जाता है वो, ठीक है? मिलियंस में, 1 ईयर में, एक साल में जो है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, इस तरह के चार्जेस किए जाते हैं, और लोग दे रहे हैं। जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो अपने पूर्वजों के बॉडी को, डेड बॉडी को इस तरीके से क्रायो प्रिजर्वेशन विधि द्वारा संरक्षित रख रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आती है कि इन्हें पुनर्जीवित किया जा सके, तो डेड बॉडी होगा तो हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो ये था क्रायो प्रिजर्वेशन। इस तरीके से आज की क्लास में आपने बहुत सारे जो है छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया। सबसे पहले आपने देखा परागकण क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले आपने देखा परागकण क्या है, परागकण की संरचना क्या होता है, अंतःचोल क्या है, बाह्यचोल क्या है, सबसे छोटा परागकण कौन सा पौधा बनाता है, सबसे बड़ा परागकण कौन सा पौधा बनाता है। उसके बाद फिर आप लोग जो है परागकण की संरचना पे चले गए। 2 कोशिकीय परागकण होगा तो कौन कौन सी कोशिका होगी, 3 कोशिकीय परागकण होगा तो कौन कौन सी कोशिका होगी। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि परागकण के लाभ क्या होते हैं, परागकण के गुण क्या होते हैं। फिर आपने परागकण की हानि को पढ़ा। उसके बाद फिर आपने पढ़ा परागकण की जीवन क्षमता क्या होती है। फिर आपने पढ़ा परागकण जो है इसकी पराग बैंक
क्या होते हैं ये चीज़ आपने पढ़ा, और फिर लास्ट में पढ़ा क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। चलिए ठीक है, इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर कल भी क्लास है, ऑनलाइन क्लास रेगुलर रहेगा, फ्राइडे तक होगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लास रेगुलर चलेगी, ठीक है। और सैटरडे और संडे जो है, इस दिन जो है टेस्ट को शेड्यूल किया जाएगा, बात ध्यान में रखिएगा। सर मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड बंद होने के बाद कोई भी जीव मर जाता है। हमने बोला बेटा मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद नहीं होता, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है मंद हो जाते हैं। हम बंद नहीं बोल रहे हैं, मंद बोल रहे हैं, मतलब धीमी गति से चलने शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो उपापचयी क्रिया है, चयापचयी क्रिया है, उसकी गति धीमी हो जाती है, जिससे भोजन का डिमांड कम हो जाता है और भोजन की खपत कम हो जाती है, और जो कोशिका है लंबे समय तक जीवित रहती है, ठीक है, बंद नहीं होती। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाएगा तो कोशिका मर जाएगी और उसे संरक्षित रखने का कोई फायदा नहीं है बउआ। क्या टॉपिक क्लियर हो गया? मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद नहीं होते, मेटाबॉलिक प्रोसेस मंद हो जाते हैं, धीमी हो जाती है, ठीक है। बातें क्लियर है? चलिए, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए बउआ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड नाइट बउआ।